हेलो एवरीवन, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय पीवाईक्यू अड्डा विधि में आप सबका स्वागत है। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं बीए 4 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, जिसका इस बार कोर्स टाइटल है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की यूनिट नंबर 1, जिसका टाइटल है भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अगर आपको आपका सिलेबस नहीं पता है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। और इस बार हमारी टोटल 8 यूनिट होने वाली है, जिसको हम वन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे सारी यूनिट को, यानी वीडियो जो है टोटल 8 वीडियोस आएंगी इस बार, और मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मैं सारी यूनिट जो है वो आपकी कवर कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज यूनिट नंबर 1 से, भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं। तो सबसे पहले हमें इस यूनिट को पढ़ने से पहले हमें संविधान के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमको अध्ययन होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो संविधान है वो संविधान सभा द्वारा बनाया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। संविधान हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और जो संविधान है वो क्या कहते हैं, अपना संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, जिसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को, और संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जो संविधान जब बना तो उसमें पहले टोटल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, और अब टोटल 448 अनुच्छेद है, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। और भारतीय संविधान में अब तक 106 बार संशोधन हो चुका है। जो 106वां संशोधन था वो 2023 को हुआ, जो जिसमें क्या कहते हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा का प्रावधान किया गया। तो इसी के साथ हमने कुछ जो बेसिक चीजें थी संविधान के बाद, वो प्रस्तावना है इसमें। भारतीय संविधान की मूल विशेषता में है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो सबसे पहले प्रस्तावना का अर्थ, प्रस्तावना आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना का अर्थ, प्रस्तावना संविधान की भूमिका है। यह बताती है कि संविधान किस उद्देश्य से बनाया गया और भारत किस प्रकार का राज्य है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, यानी जो प्रस्तावना है वो संविधान की भूमिका है, और ये यह बताती है कि संविधान क्यों बनाया गया, वो हमको क्यों जरूरी है, भारत किस प्रकार का राज्य है। और जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, यानी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना में प्रयुक्त मुख्य शब्दों की व्याख्या। जो प्रस्तावना है उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हम उनके बारे में जानेंगे, उनका अर्थ क्या है। तो सबसे पहला वर्ड है संप्रभु, यानी भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र है, यानी जो इंडिया है वो अपने कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो किसी पर बाधित नहीं है। समाजवादी, राज्य सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास करता है। और तीसरा है पंथनिरपेक्ष, राज्य किसी एक धर्म को नहीं मानता, सभी धर्म को सम्मान देता है, यानी जो इंडिया है वहाँ हम जो है वो किसी एक धर्म को महान नहीं मानते, बल्कि हमारे लिए सारे धर्म एक समान है। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक, जनता द्वारा चुनी गई सरकार शासन करती है, यानी जनता का जनता के द्वारा चुना गया शासन लोकतांत्रिक शासन है जो हमारे भारत में चलता है। गणराज्य, राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं, यानी जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वो जनता चुनती है, यानी लोकतांत्रिक शासन है और वंशानुगत नहीं चलता। जैसे पहले से होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ऐसा नहीं है, जनता को पूर्ण अधिकार है कि वो अपना जो राष्ट्र का अध्यक्ष है उसे चुने। अब बात करते हैं प्रस्तावना का उद्देश्य। तो न्याय सामाजिक होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए और राजनीतिक होना चाहिए। स्वतंत्रता, लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, समानता, स्थिति और अवसर की, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का। अब बात करते हैं प्रस्तावना का संवैधानिक महत्व। जो प्रस्तावना है उसका संवैधानिक महत्व क्या है। जो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 केस में सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि प्रस्तावना संविधान की अभिन्न अंग है और संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। जो प्रस्तावना है उसका महत्व क्या है। यह संविधान की आत्मा है, जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है, और यह संविधान के मूल दर्शन को दर्शाती है, यानी उसकी फिलोसॉफी को दर्शाती है। यह देश के नागरिकों के मूल उद्देश्यों और आदर्शों को भी बताती है। अब बात करते हैं हमें मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। यह अधिकार भारतीय लोकतंत्र की नींव है। इन्हें संविधान के भाग 3 यानी आर्टिकल 12 से 35 में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन होता बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के कौन से भाग में है और कौन से अनुच्छेद में है। तो तीसरे भाग में है और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक वो शामिल है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की सूची। तो हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं टोटल, आपको पता ही होगा। टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। और
पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो 29 से 30 तक है, और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। अब जानते हैं आखिर समानता का अधिकार है क्या। तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। तो समानता का अधिकार यह कहता है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है, यानी कोई भी बड़ा नहीं है और कोई भी छोटा नहीं है। अगर कोई एक अमीर व्यक्ति है वो भी संविधान के वो भी उतना ही समान है कानून के सामने जितना एक गरीब व्यक्ति है, यानी अमीर और गरीब में कानून कोई भेद नहीं करता। ठीक है, अब बात करते हैं सरकार किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। जो समानता का अधिकार है वो यह कहता है कि जो सरकार है वो किसी भी व्यक्ति के साथ, जैसे कोई नीची जाति का व्यक्ति है और कोई उच्च जाति का व्यक्ति है, तो सरकार उसके साथ भेदभाव नहीं करेगी, बल्कि दोनों को एक ही नजरिए से देखेगी और उनके साथ एक ही जैसा व्यवहार करेगी और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 जो है उसमें है, जो अनुच्छेद 17 है उसमें है अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का उन्मूलन। अब बात करते हैं आखिर स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, जो आर्टिकल 19 से 22 में है। तो अनुच्छेद 19 यह स्वतंत्रताएं देता है, मतलब वो टोटल 6 स्वतंत्रताएं देता है। वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में अधिकार। यानी जो अनुच्छेद 19 है वो टोटल 6 स्वतंत्रताओं का जो अधिकार है व्यक्ति को देता है। सबसे पहला है वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और जो अनुच्छेद 21 है उसमें है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और यानी व्यक्ति को अपना जीवन अपने अनुसार जीने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में अधिकार। अब तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से 24 में है। तो अनुच्छेद 23 में है मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध, और अनुच्छेद 24 में है बच्चों यानी 14 वर्ष से कम से खतरनाक कार्य कराने पर रोक, यानी बाल श्रम कराने पर रोक, अनुच्छेद 24 में है। और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, जिसमें अनुच्छेद 25 में है धर्म मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म का प्रचार और कोई भी धर्म मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 26 में है धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। अनुच्छेद 27 में है किसी धर्म विशेष के प्रचार हेतु कर नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 28 में है सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब पांचवा मौलिक अधिकार है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो आर्टिकल 29 से 30 में है। अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं और उन्हें अपनी शिक्षा संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। और जो हमारा मौलिक अधिकार जो छठवां है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में है। यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीना जाए तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जो आर्टिकल 32 है उसमें यह बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की हनन होता है यानी उसको छीना जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है, यानी जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है जो आर्टिकल 32 में है उसे संविधान के हृदय और आत्मा भी कहा जाता है। यह अनुच्छेद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण बताया है, और जो आर्टिकल 32 है उसे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद में से एक बताया है। इसी के साथ हमने जो 6 के 6 हैं मौलिक हमारे अधिकार हैं उनको हमने जाना। अब हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य के ऊपर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य क्या है। तो मौलिक कर्तव्य नागरिकों के नैतिक और सामाजिक दायित्व हैं। अगर मौलिक अधिकार हमें अधिकार देते हैं तो मौलिक कर्तव्य हमें यह बताते हैं कि एक अच्छा नागरिक कैसे बने, यानी मौलिक जो अधिकार हैं वो हमें अधिकार देते हैं स्वतंत्रता का, समानता का और बहुत सारे जो 6 अधिकार हैं हमारे। और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमें यह बताते हैं कि एक अच्छा नागरिक कैसे बनते हैं या कैसे बने। ये अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य हैं। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारी ड्यूटीज हैं और हमें इनका पालन करना है। तो मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत मौलिक कर्तव्य संविधान में मूल रूप से नहीं थे। जो मौलिक कर्तव्य थे वो स्टार्टिंग में संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम
1976 द्वारा जोड़ा गया। यानी मौलिक कर्तव्य जो स्टार्टिंग में हमारा संविधान बना उसमें नहीं थे, लेकिन जब संविधान में 42वां संविधान में संशोधन हुआ तो इन्हें जोड़ लिया गया। वो कब हुआ? 1976 में। इसी संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में रखा गया है। यानी क्वेश्चन आएगा मौलिक कर्तव्य जो हैं वो संविधान के किस भाग में है और कौन से अनुच्छेद में है? तो वे चौथे भाग A में है और अनुच्छेद 51 के A में है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो टोटल 11 हमारे जो है मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य की सूची, तो सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। मतलब हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। जो हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना। पांचवा है सभी नागरिकों में भाईचारे की भावना बढ़ाना। छठवां है हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण यानी वन, नदियां, जीव जंतु की रक्षा करना। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान की भावना को बढ़ावा देना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना। यानी 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना। और 11वां है यानी माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएं, जो कि 86वां जो संशोधन हुआ संविधान में जो 2002 में हुआ, उसमें ये कहा गया कि माता पिता है या अभिभावक है उनका कर्तव्य होगा कि वो अपने जो छोटे बच्चे हैं 6 से 14 साल के उन्हें शिक्षा दिलाएं। ठीक है, अब है मौलिक कर्तव्य का महत्व। यानी मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है? ये नागरिकों को अनुशासित और जिम्मेदार बनाते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ाते हैं। क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं? नहीं। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाते हैं, लेकिन कानून बनाकर इन्हें लागू किया जा सकता है। यानी जो मौलिक कर्तव्य है उसे न्यायालय लागू नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो एक कानून बनाए और तभी वो इसे लागू कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा जो चौथा है संविधान की मूल विशेषताओं में राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आखिर है क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे निर्देश हैं जो सरकार को बताते हैं कि राज्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए। जो नीति निर्देशक तत्व है मतलब उनका इंपॉर्टेंट काम यह है कि सरकार को यह बात बताना कि राज्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए, जो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में रखे गए हैं। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य। तो इनका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, गरीब, कमजोर और पिछड़े वर्गों की सहायता करना। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रकार के ऊपर। तो ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं? ये टोटल हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला है समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत जो कहता है समान वेतन, आजीविका का अधिकार, संपत्ति का समान वितरण और श्रमिकों के लिए न्याय। उदाहरण है अनुच्छेद 39 में आजीविका के साधन, अनुच्छेद 43 में श्रमिकों की उचित वेतन। यानी जो अनुच्छेद 43 है उसमें श्रमिकों को उचित वेतन की बात की गई है। अब जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उसका दूसरा प्रकार है गांधीवादी सिद्धांत। ग्राम पंचायतों की स्थापना, खादी और ग्राम उद्योग, शराबबंदी, अनुसूचित जाति जनजाति का संरक्षण। उदाहरण है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 47 में नशीले पदार्थों पर रोक। तीसरा प्रकार है उदार बौद्धिक सिद्धांत, समान नागरिक संहिता, मुफ्त कानूनी सहायता, अंतर्राष्ट्रीय शांति। उदाहरण है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व का महत्व। तो सरकार की नीतियों का मार्गदर्शन करना इनका जो मेन काम है। सामाजिक न्याय का आधार, लोकतांत्रिक शासन को दिशा देना। इसी के साथ हमने जो यूनिट नंबर 1 है उसे कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सबको समझ आई होगी यूनिट, और ये जो नोट्स हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे करके सारी यूनिट मेरे चैनल पर कंप्लीट करने वाले हैं। और
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।